मैं मजाक के मूड में था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन हम हर 1 घंटे बाद तो जाफना नहीं जा सकते। हम तो एक ही बार बस में सवार होकर जाएंगे। खुशहाली मेरे इस जुमले से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ न हुई, बेजारी से सांस भरकर बोली, हमें इसी वक्त बस पकड़कर जाफना की तरफ निकल जाना चाहिए। मुझे क्या इतराज़ हो सकता था। एक बूढ़ी से नहाली औरत अपने मकान के आगे फुटपाथ पर झाड़ू दे रही थी। खुशहाली ने इसे बस अड्डे का दरियाफ्त किया और हम 2-3 छोटे छोटे बाज़ारों में से गुजर कर लारी अड्डे पहुँच गए। यहाँ 2-3 पुरानी लारियाँ खड़ी थी। एक लारी पर पानों और केलों के टोकरे लादे जा रहे थे। हम भी टिकट लेकर चुपके से लारी में बैठ गए। मुसाफिरों ने एक बार नज़र उठाकर हमें देखा, फिर चबा चबा कर पान खाने, बेड़ियों के कश लगाने और बातें करने में मशगूल हो गए। मरवाकली से ये लारी ठीक 7 बजे चली। जाफना यहाँ से कुल 20 मील था, मगर लारी रास्ते में जगह जगह ठहर कर मुसाफिरों को लेती। मज़ीद सामान लारी की छत पर रखा जाता। 8:30 बजे लारी जाफना शहर में दाखिल हो गई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कम्युनिटी में भी उसका लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जाफना श्रीलंका के शुमाल में एक बारोनक शहर है। यहाँ सर्बफलक इमारतें तो नहीं हैं, मगर कुशादा सड़कें हैं। लेकिन शहर के सिविल एरिया में खूबसूरत दीदा ज़ेब कोठियाँ भी हैं, जो पाम और केले के दरख्तों से गिरी हुई हैं। लारी शहर की सैर कराती हुई अपने अड्डे पर आई थी। ये एक बड़ा शहर था, यहाँ CID वालों का ख़तरा मौजूद था। चुनाचा हम दूसरे मुसाफिरों के साथ ही लारी से उतरकर यूं ही एक तरफ चल पड़े। हम ऐसे चल रहे थे जैसे हमें मालूम हो कि हमें कहाँ जाना है। हम एक कुशादा सड़क पर आ गए, जिनकी दोनों जानिब 2 मंजिला फ्लैट थे। इन फ्लैटों के आगे सहन थे, जहाँ गाड़ियाँ और रिक्शे वगैरह खड़े थे। सड़क पर भी काफ़ी आमदरफ्त थी। यहाँ ट्रैफिक के सिपाही भी नजर आ रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे ख्याल के मुताबिक कोई CID का आदमी हमें नज़र नहीं आया था। खुशहाली मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने सामने देखते हुए पूछा, क्या ख्याल है हम सीधे स्टेशन पर ही ना चले जाएं? खुशहाली बाजार की जानिब गौर से इमारतों पर लगे हुए साइन बोर्ड पढ़ने में मसरूफ़ थी। फिर वो एकदम से एक 3 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ी। मैं भी इसके पीछे पीछे था। इस इमारत के बाहर सिन्हाली और अंग्रेज़ी में कृष्णा होटल लिखा हुआ था। अंदर पहुंचकर खुशहाली होटल के काउंटर पर खड़े बूढ़े सिन्हाली से बातें करने लगी। फिर इसने मेरी तरफ गर्दन मोड़कर अंग्रेज़ी में कहा, 20 रुपये देंगे। मैंने जल्दी से 10-10 के 2 नोट निकाल कर इसे दे दिए। खुशहाली ने रजिस्टर पर दोनों का नाम और पता लिखवाया। फिर बूढ़े से चाबी लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैं इसके साथ साथ था। दूसरी मंजिल पर आकर इसने इत्मीनान का सांस लिया और बोली, मेरे ख्याल में ये होटल हमारे लिए एक महफूज जगह है। मैंने खुशहाली से पूछा कि इसने रजिस्टर में क्या लिखवाया है। इसने कहा, मियाँ बीवी लिखवाया है। मैंने इसे बताया कि हम टूरिस्ट हैं, मद्रास से सियाहत करने यहाँ आए थे, अब वापस जा रहे हैं और क्या लिखवाती। वाकई इससे ज़्यादा और वो क्या लिखवा सकती थी। कमरे की खिड़की नीचे बाजार की तरफ खुलती थी, जो बंद थी। मैंने इसे ज़रा सा खोलकर नीचे देखा। मुझे वहाँ कोई शख्स नज़र नहीं आया जिस पर मुझे CID वाले का शुबा होता। खिड़की बंद करके मैं कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, फिर भी खुशहाली, हमें बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। हम ख़तरनाक जोन में दाखिल हो चुके हैं। लंका पुलिस और इंटेलिजेंस बहरहाल हमारी तलाश में होगी, और जैसा कि मुझे यकीन है कि हमारी तस्वीरें भी पुलिस थानों में तकसीम हो गई होंगी। खुशहाली सिंगार में इस पर से कंघी उठाकर अपने सुनहरे बालों पर फिर रही थी। कहने लगी, अपनी तरफ से हम मुहतात रहेंगे, लेकिन बहरहाल शहर में आवारागर्दी करके पुलिस की नज़रों में आने से बेहतर है कि हम इस होटल में अपने आप को बंद कर लें। यहाँ हमने जाने कितनी देर बाद गुस्ल किया, नीचे से चाय मंगवाई और चाय पीते हुए अपना आइंदा प्रोग्राम मुरतब करने लगे। खुशहाली का ख्याल था कि मुझे शाम के वक्त रेलवे स्टेशन पर जाकर कोलंबो तक के 2 फर्स्ट क्लास टिकट ले आने चाहिए। हमारे पास इतने पैसे हैं कि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र कर सकें। आला कंपार्टमेंट में पुलिस वाला भी दाखिल नहीं हो सकता है। मैं एक बार फिर उठकर खिड़की के पास गया। ज़रा सा पट खोलकर नीचे बाजार में देखा। लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी खंबे के साथ कोई ऐसा शख्स दिखाई न दिया जो इंटेलिजेंस का आदमी हो और हमारा पीछा कर रहा हो। यह हमारी खुशकिस्मती थी। मैंने खुशहाली से कहा, मेरा ख्याल है तुम कुछ देर के लिए आराम करो, मैं किसी पार्क में निकल जाता हूँ। नींद हम दोनों को आ रही थी। चुनाचा मैंने खुशहाली को सुला दिया और ख़ुद कमरे को ताला लगाकर होटल से बाहर निकला और एक करीब पार्क में जाकर बेंच पर नींद दराज हो गया। पार्क में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। नींद मुझे भी आ रही थी। सारी रात जाकर तकलीफ़देह सफ़र में गुजरी थी। मैंने दरख्तों को देखने के बहाने अपने आप का जायज़ा लिया। पार्क तकरीबन खाली था। मैंने टांगें फैला दी और आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो दोपहर मेरे सारे जिस्म पर फैली हुई थी। मैं जल्दी से मुंह पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब मुझे ख्याल आया कि अगर शाम तक सोया ही रहता तो खुशहाली किस कदर परेशान होती। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी खबर रखनी चाहिए थी। नींद कर लेने के बाद मेरी तबीयत हशाश बशाश होगी और मैं ख़ुद को ताज़ा दम और ताकतवर महसूस कर रहा था। मैं पार्क से निकल कर फुटपाथ पर आ गया। आसपास निगाह डाली, कोई मुश्तबा आदमी मुझे दिखाई न दिया। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ होटल में आ गया।
काउंटर पर अब बूढ़े सिन्हाली की जगह एक दुबला पतला नौजवान लड़का बैठा पान चबाते हुए बिल काट रहा था। मैं सर झुकाए अपने मूड में ही सीढ़ियाँ चढ़ गया। कमरे में इसी तरह ताला लगा था। धड़कते दिल के साथ ताला खोला। या अल्लाह खैर पोशाली अंदर ही हो। पोशाली अंदर ही थी और पलंग पर गहरी नींद सो रही थी। मैं सिंगार मेज के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। जेब से नोट निकालकर सिंगार मेज पर रखे और इन्हें गिनना शुरू कर दिया। इतने में पोशाली की आंख खुल गई। नीचे होटल की ड्योडी वाली घड़ी में मैंने टाइम देख लिया था। इस वक्त दिन के 12 बजने में 15-20 मिनट बाकी थे। मैंने भी काफ़ी नींद कर ली थी। पोशाली भी भरपूर नींद के बाद तरोताज़ा लग रही थी। वो पलंग पर उठकर बैठ गई और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, तुम्हारी दाढ़ी तो काफ़ी बढ़ गई है। तुम पहली नज़र में पहचाने नहीं जा सकते क्योंकि सफारत खाने वालों के पास तुम्हारी जो तस्वीर है इसमें तुमने शेव कर रखी है। क्या ख्याल है मैं अपने बाल और ज़्यादा छोटे न करवा लूँ? मैंने इसके बालों की तरफ देखकर कहा, मैं समझता हूँ कि अब इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम ट्रेन के डब्बे में बंद हो जाएंगे और कोलंबो जाकर डब्बे से निकलेंगे। वहाँ से हम सीधे अपने एजेंट की लाइट हाउस के इलाके वाली खुफिया कमीनगाह में चले जाएंगे। फिर खामखा बाल तरशवाने की क्या ज़रूरत है? इस तरह लोगों की नज़रों में आने का डर है। दोपहर का खाना हमने कमरे में ही खाया। शाम तक हम कमरे के अंदर ही बैठे रहे। शाम को मैं टिकट लेने स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जाकर पता चला कि जो गाड़ी रात 11 बजे कोलंबो रवाना होती है इसके टिकट 9 बजे रात को मिलेंगे। मैं फ़ौरन ही होटल में वापस आ गया। अब यही फैसला किया कि 9 बजे रात हम इकट्ठे ही होटल से निकलेंगे। हमने चाय मंगवा कर पी। रात का खाना खाया। इन मसरूफियात में रात के 9 बज गए। तब हम होटल के कमरे को बंद करके नीचे ड्योडी में आ गए। काउंटर पर सुबह वाला बूढ़ा सिन्हाली बैठा था। इसे दी चाबी तो इसने रजिस्टर खोलकर हमारे नाम देखे। वहाँ एक बार फिर पोशाली के दस्तखत करवाए। पोशाली ने उलट पलट दस्तखत कर दिए। इसने मुस्कुराते हुए पोशाली से कुछ पूछा, फिर बड़ी मायने खेज नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। पोशाली ने सिन्हाली में इसे मुख्तसर जवाब दिया और मेरे साथ ड्योडी की तरफ निकला। सड़क पर रात की रोशनियां जगमगा रही थी। क्या पूछा था इस बुड्ढे ने? मैंने फुटपाथ पर आकर पोशाली से पूछा। जवाब देने से पहले इसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैं भी पीछे देखने लगा। तुम क्यों पीछे देखने लगी? पोशाली ने दबी जुबान में मुझे सरजनिश की। हमारे पीछे एक औरत सर पर प्लास्टिक की बाल्टी रखे चली आ रही थी। मैंने जल्दी से मुंह आगे कर लिया और पूछा, क्या बात है? पोशाली के चेहरे पर इस तरह के असरात थे, मैं चौकस हो गया। आगे हमारे दाएं जानिब एक तंग गली आई। पोशाली तेज़ी से गली में मुड़ गई। मैं भी इसके साथ ही गली में आ गया। पोशाली एक तरफ भाग पड़ी। मैंने भी इसकी तकलीद की। आगे जाकर गली दूसरे बाजार में निकल जाती थी। यहाँ एक खाली रक्षा जा रहा था। पोशाली ने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। वो तेज़ी से रक्शे में घुस गई और मुझे भी अंदर बैठने का इशारा किया और इसने रक्शे वाले से स्टेशन चलने को कहा। मैंने पोशाली से पूछा, आखिर बात क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ। इसने अपना सांस दुरुस्त करते हुए कहा, तुमने इसे नहीं देखा? वो होटल के सामने दूसरे फुटपाथ पर खंबे के पास खड़ा हमें घूर रहा था। मुझे पोशाली से इसी जवाब की तवक्को थी, लेकिन पोशाली कोई अनाड़ी और सीधी सादी औरत नहीं थी। वो उकाब की आंखें रखती थी और अपने शिकार और दुश्मन को दूर से पहचान सकती थी। मैंने कहा, तो इसमें भागने की क्या ज़रूरत थी? पोशाली, इस तरह तो इसे और ज़्यादा हम पर शक पड़ेगा। पोशाली रिक्शा ड्राइवर की वजह से मुझसे अंग्रेज़ी में आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी। कहने लगी, अगर सिर्फ इतनी बात होती तो मैं न भागती, लेकिन मामला ऐसा था कि हमें भाग कर इस शख्स की नज़रों से ओझल होना था। इस होटल वाले के पास जब मैं काउंटर पर रजिस्टर में दस्तखत कर रही थी तो इसने कहा था, एक आदमी ने होटल के रजिस्टर से हम दोनों के नाम देकर इसे कहा था कि इन दोनों की निगरानी करना है। और होटल वाले बूढ़े ने शायद मुझसे हमदर्दी करते हुए ये भी बता दिया था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और इस वक्त भी सामने वाले फुटपाथ पर खड़ा है। मैंने इसी वक्त की नकियों से इस शख्स को देख लिया था। वो हम दोनों की तरफ ही मुतवज्जा था और जब मैंने फुटपाथ पर चलते वक्त पीछे मुड़कर देखा तो वो तेज़ तेज़ कदमों से हमारे पीछे चला रहा था। अब तुम ही बताओ, हमें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था? मैंने रिक्शे की अकबी खिड़की में से पीछे सड़क पर निगाह डाली। 2-3 कारें आगे पीछे चल रही थी। पोशाली बोली, हो सकता है वो अब भी हमारा ताक़ुब कर रहा हो। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है, इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, हो सकता है कि इसे हम दोनों की तस्वीर न दिखाई गई हो। अगर ऐसी बात होती तो वो हमें वहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करता। पोशाली ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि सिविल पुलिस ने यह केस मिलिट्री पुलिस के हवाले किया हो और हमारी तस्वीर इस महकमे को न दी हो? मैंने एक बार फिर पीछे देखा और कहा, ये यूरोप नहीं है, इनके वसाइल बहरहाल महदूद हैं। अगर इसने हमारी तस्वीर देखी होती तो ये कैसे हो सकता था कि वो हमें वहाँ से निकलने देता? वो पुलिस की मदद से वहीं हमें हैंड्स अप करा देते। अब ये बताओ कि होटल के मालिक को तुमने क्या कहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं? हवा की वजह से पोशाली के बाल इसके चेहरे पर पड़ रहे थे। इसने बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि होटल वाले से ये सुनकर भी मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे पीछे लगी है। इसे ये बताती कि हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। मैंने इसे बताया कि हम देवी के दर्शन के लिए राम रत्नावली के मंदिर जा रहे हैं। मैं बेचैन हो गया। मंजिल के करीब आकर एक बार फिर मौत का घेरा हमारे गिर्द तंग होने लगा था। इसमें कोई शुबा नहीं था कि हमसे जितने कत्ल हुए थे
इनके नतीजे में हमें मौत की सज़ा मिलती और ये एक कुदरती अमर था। खुशहाली ने भी पीछे एक दो बार देखा। ये कैसे हो सकता था कि वो शख्स हमारा पीछा न कर रहा हो। ये कोई गांव या कस्बा नहीं था, अच्छा खासा शहर था और वहाँ टेलीफोन की सहूलत भी जगह जगह मौजूद थी। इंटेलिजेंस का आदमी कहीं से भी पुलिस को फ़ोन करके अपनी मदद के लिए किसी को बुलवा सकता था। कोई ताज्जुब नहीं था कि इस वक्त तक खुफिया और बावर्दी मुसल्लह पुलिस के सिपाही लारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों का मुहासरा कर चुके हों। मैंने खुशहाली को मशवरा दिया कि हमें इस वक्त रेलवे स्टेशन नहीं जाने चाहिए। रक्षा बारोनक सड़क से निकल कर एक गैर आबादी सी सड़क पर आ गया। यहाँ सड़क के बाएं जानिब ज़रा नीचे उतर कर 2-3 गोदाम बने हुए थे। यहाँ अंधेरा था। खुशहाली ने रक्षा रुकवाया और इसे पैसे देकर मुझे खींचती हुई इन गोदामों के हकम में ले गई। वो गोदाम की दीवार में से ज़रा सा सर बाहर निकाल कर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम इस आदमी को पहचान लोगी? क्यों नहीं पहचानूंगी, खुशहाली आहिस्ता से बिड़बिड़ाई, मगर वो मुझे सड़क पर कहीं नज़र नहीं आ रहा। शायद हम इसे जल्द देने में कामयाब हो गए हैं। मैंने इसे खबरदार किया कि वो ऐसा कभी भूल कर भी ना सोचे। मैं इन लोगों की जहनीत से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। ये सांप की तरह अपने शिकार की बू सूंघ लेते हैं और फिर वो जहाँ भी हो इसके पास जा पहुँचते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम स्टेशन नहीं जाएंगे। अगर वो यहाँ भी हमारा पीछा करता हुआ नहीं आता तो थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। अगर वो यहाँ न पहुँचा तो रेलवे स्टेशन पर पुलिस के साथ मौजूद होगा। खुशहाली ने मेरी तरफ देखा और बोली, तो फिर हम यहाँ से किधर जाएंगे? मैंने कहा, मैं अभी बताता हूँ। मैंने खुशहाली को साथ लिया और खेतों में उतरकर मुखालिफ सिमत चलने लगा। कुछ दूर जाकर मैं सड़क पर आ गया। एक रिक्शा चला रहा था। मैंने हाथ देकर इसे रोका। खुशहाली को इसमें अपने साथ बिठाया और खुशहाली से अंग्रेजी में कहा कि रिक्शे वाले से कहो कि जाफना से आगे कोलंबो की तरफ जो पहला स्टेशन है इस तरफ चले। खुशहाली ने सिन्हाली जुबान में रिक्शे वाले को ये जुमला कहा तो वो हैरान सा होकर इसका मुंह तकने लगा। खुशहाली इससे बातें करने लगी। फिर इसने जेब से 50 रुपये निकाल कर रिक्शे वाले को दिए। रिक्शे वाला खुश होकर सीधा हो गया। इसने रिक्शा स्टार्ट किया, इसे घुमाया और खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर रिक्शा खेतों से निकलकर एक और कच्ची सड़क पर आ गया, जिसकी एक जानिब पाम की छतरीदार दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। तकरीबन आधा घंटा रिक्शा इसी किस्म के गैर आबाद वीरान कच्चे और नीम पहाड़ी रास्तों पर रवां चलता रहा। फिर कहीं वो एक पुख्ता सड़क पर चढ़ा। यहाँ रेलवे लाइन सड़क के साथ जा रही थी। एक जगह सिग्नल की सुर्ख बत्ती भी नजर आई। फिर ये रेलवे लाइन हमसे बिछड़ गई। रिक्शा एक खुश्क नाले के पुल पर से दूसरी तरफ मुड़ गया। लाइन दूसरी तरफ जा रही थी। 6-7 मील के बाद रेलवे लाइन एक बार फिर हमारे करीब आ गई। लाइन को देखकर मेरी जान में जान आ गई। हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन से कुछ इस तरफ ही खुशहाली ने रिक्शे वाले को रुकवाया। इसे सिन्हाली में कुछ कहा। रिक्शे वाले ने मुस्कुराकर सलाम किया। खुशहाली ने जेब से मजीद 10 रुपये निकाल कर इसे दिया और रिक्शा वाला दूसरी बार सलाम करके रिक्शे में बैठा। इसे स्टार्ट किया और वापस रवाना हो गया। स्टेशन ऐसा ही था जैसे कि मज़ाफ़ाती स्टेशन हुआ करते हैं, मगर यहाँ से दूर किसी बहुत बड़े कारखाने की रोशनियाँ जगमगा रही थी। मेरा ख्याल है कि इस कारखाने की वजह से यहाँ स्टेशन बनाया गया है और ट्रेनें थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकती हैं। इस स्टेशन का नाम ऊट पटांग सा था जो मुझे आज भी याद नहीं आ रहा है। मैंने खुशहाली को स्टेशन से दूर ही एक बंद खोखे के पास ठहरने को कहा और ख़ुद रेलवे स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ा। रात के 10:15 का वक्त था। जाफना से 11 बजे वाली गाड़ी को रवाना होकर यहाँ 11:15 बजे तक पहुँच जाना था, इसलिए टिकट वाली खिड़की खुली थी। मैंने कोलंबो तक के लिए फर्स्ट क्लास के 2 टिकट लिए और ट्रेन की आमद का वक्त पूछकर खुशहाली की तरफ बढ़ा। वो अंधेरे में बंद खोखे की दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। खुशहाली ने पूछा, प्लेटफॉर्म पर तुम्हें कोई मुश्तबा शख्स तो नज़र नहीं आया? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो इस वक्त तुम ही मुश्तबा लग रही हो। माय डियर, हम हंगामी हालत में हैं, कोई भी शख्स मुश्तबा हो सकता है। खुशहाली ने दाएं बाएं नज़र डाली और करीब ही बने एक चबूतरे पर बैठ गई। मैं भी इसके पास बैठ गया। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया। खुशहाली ने बरहमी से कहा कि मुझे सिगरेट नहीं सुलगाना चाहिए। माचिस की रोशनी ने ज़रूर किसी न किसी को हमारी तरफ मुतवज्जा कर दिया होगा। खुशहाली को मैं पहली बार ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार करते देख रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि इसने एक रोज़ पहले ही इंतहाई घिनौनी और ज़िल्लत अमेज़ अजियतें उठाई थी। अगरचे इसने अपनी इज़्ज़त पर हमला करने वालों की गर्दनें काट दी थी, लेकिन वो आखिर औरत थी। औरत जॉन ऑफ आर्क ही क्यों ना हो, वो अपनी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खौफज़दा ज़रूर रहती है। मैंने सिगरेट फ़ौरन बुझा दी। तुम कहती हो तो सिगरेट बुझा देता हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं। जाफना इंटेलिजेंस वाला बहुत ही पीछे रह गया है। पूरा 1 घंटा हमने इस खोखे के पास नीम अंधेरे में मच्छरों से जंग करते हुए कोलंबो तक सफ़र में पकड़े जाने के इम्कानात पर गौर करते गुजार दिए। फिर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हम दोनों उठे और स्टेशन की डीओडी में से गुजर कर प्लेटफॉर्म में आ गए। जाफना एक्सप्रेस छिक छिक करती प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। इसमें फ़र्स्ट क्लास के 3 कंपार्टमेंट थे। ये बात मुझे टिकट क्लर्क ने बताई थी। हम एक कंपार्टमेंट में दाखिल हो गए। ये 2 सीटों वाला कंपार्टमेंट था। ट्रेन में एक राहदारी भी थी जो फर्स्ट क्लास के साथ जुड़े हुए 3 डब्बों के आगे से होकर गुजरती थी। हमने दरवाज़ा बंद करके खिड़कियों के शटर चढ़ा दिए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए।
वैशाली ने अपनी तरफ वाली खिड़की का शटर थोड़ा सा ऊपर उठाकर बाहर देखा। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नहीं था, डबल लाइन थी और इसके साथ आगे खेतों में अंधेरा छाया हुआ था। कंपार्टमेंट में बत्ती रोशन थी। मैंने वैशाली से कहा कि वो शटर गिरा दे क्योंकि बाहर से हमें देखा जा सकता है। इसने शटर गिरा दिया और बोली, मुझे अभी तक इंटेलिजेंस वाले का धड़का लगा हुआ है, तुम देख लेना, वो खबीस कहीं ना कहीं सर ज़रूर निकालेगा। अगर ऐसी बात हो गई, याद रखना हम इसे ज़िंदा वापस जाने नहीं देंगे। यह हमारी और हमारे मिशन की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगरचे हमारे पास कोई असला वगैरह नहीं था, लेकिन हम दोनों एक पुरकार और जान पर खेल जाने वाले कमांडो थे। वैशाली तो मार्शल आर्ट की भी माहिर थी। अगर खुफिया पुलिस वाला अकेला हो तो वो ज़िंदा बचकर नहीं जा सकता। 3 मिनट के बाद ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। वैशाली लंबी सीट पर इत्मीनान से लेट गई और मेरी तरफ गर्दन फेर कर बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि चांकिया प्लान वाला ब्लूप्रिंट अगर रूसी सफारत खाने की तिजोरी में नहीं था तो फिर वो कहाँ छुपाया होगा? मैंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सिलसिले में हमारा एजेंट ही हमें गाइड करेगा। वैसे ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय इंटेलिजेंस को किस तरह हमारे मिशन का इल्म हो गया कि वो चांकिया प्लान के ब्लूप्रिंट को वहाँ से निकाल कर ले गए। वैशाली ने अपना सर सीट पर लगा दिया और बोली, वो लोग अहमक नहीं हैं, इनकी इंटेलिजेंस भी इनको एक एक पल की खबर देती है, लेकिन हम इस ब्लूप्रिंट को हासिल करके रहेंगे। यह हमारे वतन अजीज़ के करोड़ों लोगों की सलामती का मामला है। गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई। वैशाली ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है, हमें कुछ पता नहीं कि रास्ते में हमारे साथ क्या हादसा पेश आ जाए। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई और हम एक दूसरे से जुदा हो गए तो याद रखो हम कोलंबो के लाइट हाउस वाली पनाहगाह में छुप कर एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। वैशाली दीवार की तरफ मुंह करके सो गई। नींद मुझे भी आ रही थी। कोई खबर नहीं थी कि आगे कौन सा बड़ा शहर आएगा। ट्रेन को टाली मीनार दाएं जानिब छोड़कर इससे काफ़ी फासले पर से आगे गुजर जाना था। अभी एक और रात का सफ़र बाकी था। मेरी भी आंख लग गई थी। काफ़ी देर तक सोता रहा। आंखें खुली तो देखा कि वैशाली इसी तरह दीवार की तरफ मुंह किए सो रही है। मैंने खिड़की का शीशा ऊपर उठा दिया। ठंडी हवा कंपार्टमेंट में घुस आई। बाहर अभी रात का अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन मशरिक़ की जानिब दूर आसमान का आखिरी किनारा नीला होने लगा था। हमारे पास घड़ी भी नहीं थी, लेकिन आसमान का रंग बता रहा था कि सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं। मैंने टॉयलेट में जाकर मुँह हाथ धोया। अपनी शक्ल को गौर से देखा। दाढ़ी बढ़ आने से मेरी शक्ल पहचानी नहीं जा रही। सर के बाल भी बड़े हो गए थे। चेहरे का रंग मज़ीद सांवला हो गया था। ये बात मेरे लिए बहुत बेहतर थी। टॉयलेट में तौलिया साबन मौजूद था। मैंने अच्छी तरह मुंह और गर्दन को साफ़ किया, बालों और दाढ़ी में कंघी फेरी और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने खिड़की का शटर दोबारा बंद कर दिया था। कंपार्टमेंट की सिर्फ एक बत्ती रोशन थी, जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। मौसम खुशगवार था और ठंडी हवा मुझे अच्छी लग रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर ट्रेन की राहदारी में आ गया। यहाँ ट्रेन का शोर ज़्यादा था। राहदारी खाली थी। दूसरे कंपार्टमेंटों के दरवाजे बंद थे। मुसाफिर गहरी नींद सो रहे होंगे। मैं ये सोचकर खिड़की से हटकर अपने डब्बे के बंद दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और सिगरेट लगा ली। ट्रेन का शोर, पिछले पहर का नीला नीला अंधेरा और तेज़ हवा के झोंके सिगरेट मेरे हाथों में सुलग रही थी कि मुझे तीसरे कंपार्टमेंट की तरफ से एक आदमी राहदारी में आता नजर आया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो आदमी मेरे करीब आकर रुक गया है। फिर अंग्रेज़ी में आवाज़ आई, आपके पास लाइटर होगा। मैंने पलट कर देखा। ये पक्की उम्र का सांवला आदमी था जिसने अंग्रेज़ी समर सूट पहन रखा था। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त इसने सूट किस खुशी में पहन रखा है। इसकी छोटी छोटी मूंछें थीं और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डालकर माचिस निकाली और इसकी तरफ बढ़ा दी। इसने सिगरेट सुलगाकर माचिस मेरी तरफ बढ़ाई और अंग्रेज़ी में ही बोला, लगता है इस बार बारिशें देर से होंगी, वरना इस इलाके में आजकल शदीद बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मैंने महसूस किया कि वो शख्स बातें करते हुए मुझे ख़ास अंदाज में घूर भी रहा था। मैंने जवाब में कहा, जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। वो फ़ौरन बोला, क्या आप भारत से आए हैं? क्या आप तामिल हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ। अब मैं तामिल बोल रहा था। मैं तामिल हूँ और मद्रास का रहने वाला हूँ। जाफरा कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था। क्या आप अकेले सफ़र कर रहे हैं? इसने पूछा। मैं वैशाली के बारे में इसे नहीं बताना चाहता था, चुनांचे मैंने यही कहा कि मैं अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ। इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर ज़बरदस्ती मुझसे मुसाफा किया। मैं अकेला हूँ, सख्त बोर हो रहा था। मेरा कंपार्टमेंट साथ ही है, आइए ताश से जी बहलाते हैं। मैंने माजरत करते हुए कहा, दरअसल मुझे ताश खेलनी नहीं आती। वो ज़ोर से हंसा और अपने 3 पीस समर सूट की तरफ इशारा करके बोला, आप ज़रूर हैरान होंगे कि रात के पिछले पहर मैंने ये सूट किस लिए पहन रखा है। मैं तंजूर का रहने वाला हूँ और रेलवे में गार्ड हुआ करता था। 25 बरस तक मैंने दिन की ड्यूटी दी है। मैं सुबह सुबह वर्दी पहनकर स्टेशन पहुँच जाता था। अब रिटायर हो चुका हूँ, मगर सुबह सुबह आँख खुल जाती है। वर्दी तो मेरे पास नहीं रही, लेकिन सूट पहनकर घर के बरामदे में बैठ जाता हूँ। मेरी बेटी वहीं मेरे लिए चाय लेकर आ जाती है। अरे हाँ, मेरी बेटी सनता भी मेरे साथ ही सफ़र कर रही है, मगर वो गुमाला जंक्शन पर मेरे साथ आन मिलेगी।
हम श्रीलंका के टूर पर हैं। मेरा नाम विंद्रा कटी है। सनिता पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। ये शख्स बहुत बातूनी था और मैं इससे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता था। चुनाचा मैंने एक्सक्यूज़ मी कहा और अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। खुशहाली जाग चुकी थी और सीट पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मेरी तरफ देखकर बोली, ये तुम बाहर किससे बातें कर रहे थे? मैंने इसे विंद्रा कटी के बारे में बताया तो इसने मुझसे इसका हुलिया दरियाफ्त किया। हुलिया वो नहीं है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इंटेलिजेंस का आदमी हमारा पीछा कर रहा है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।